So hello students, welcome to Scholars Institute. I am मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से मैं ये आपको बता दूं कि जो भी लेक्चर्स हम पढ़ेंगे आप ख्याल रखिए कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो जो मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ आप लिखिए अच्छे से। पूरा पूरा वीडियो देखिए बेटा, आप आगे बढ़ा बढ़ा के देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थ्रू आउट कंटिन्यूटी मेंटेन करिए तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, हमारा इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है बेटा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी को बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होती है ये कई सारे फॉर्म में होती है, इसके कई सारे रूप होते हैं, वो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। जैसे कि हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, राइट। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उसमें से एक फॉर्म की एनर्जी आपकी ये है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये चैप्टर और ये इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले सबसे पहला टॉपिक जो हमको समझना पड़ेगा बेटा, वो समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये चार्ज के फ्लो होने के वजह से ही प्रोड्यूस होती है। ये आप अपने दिमाग में पहले बिल्कुल डाल दो कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये चार्ज के फ्लो होने के वजह से ही प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चार्ज को हमको पहले समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है बेटा? तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक फिजिकल एंटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, या उसका एक्सेस या उसके डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाने से पहले आपको चार्ज के बारे में बता देता हूं। तो अगर हम देखा जाए तो हमने क्लास 9th में चार्जेस के बारे में कुछ पढ़ा है, जो कि हमने एटम्स के अंदर पढ़ा था। दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो फिलहाल हमको दो टाइप के चार्जेस बेटा मालूम है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो अगर मैं आपको सिंपल वे में इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बताऊं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी। मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग नोट्स में लिख लेना इसको। अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी which is defined by excess or deficiency of electron, excess or deficiency of electrons on a body, on a body। अब इस डेफिनेशन को अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में अगर आपको समझना है बेटा, अगेन आपको थोड़ा सा 9th क्लास की हेल्प लेनी पड़ जाएगी यहाँ पर। देखो, मैं 9th क्लास में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, उस कंसेप्ट को मैं आपको रिवाइंड कराता हूँ। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था, मान के चलो हमारे पास यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, मान के चलो हमारे पास यहाँ पर दो एटम है बेटा। यहाँ पर ये हमारे दो एटम है। एक एटम, मान के चलो इस एटम के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर इस एटम के पास ये शेल खाली है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ,
ठीक है, मैं फर्स्ट शेल का मान के चलो सोडियम का एग्जांपल ले ले रहे हैं या क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं, होपफुली आपको स्ट्रक्चर बनाना आता हो। अब देखो, अगर कोई भी पार्टिकल अपना एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये आपने पढ़ा है नाइन्थ में, कि अगर मान के चलो ये एटम है बेटा, कोई भी एक एटम ले लो, सोडियम का एटम ले लो, उसके आउटर मोस्ट शेल में ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का एटम है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इसके अंदर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में कि कभी भी जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनमें कैसा चार्ज आ जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। वो कैसा बिहेव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये Na प्लस हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो +1 हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो हम 2 प्लस लिखते, 3 इलेक्ट्रॉन निकालता तो 3 प्लस लिखते, ये सब हमने सीखा हुआ है। अब मान के चलो ये क्लोरीन का एटम है जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ये बेटा एक्सेप्ट करेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम लिखते हैं Cl माइनस, राइट, या Cl1 माइनस। ठीक है, क्यों 1 माइनस? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब ध्यान से देखो, सोडियम के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो उसने निकाल दिया, और जैसे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वो सोडियम कैसा चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे देखो, क्लोरीन के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए था, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, उसके पास कमी थी इलेक्ट्रॉन की स्टेबल होने के लिए, तो उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो वो कैसा चार्ज पार्टिकल कहलाएगा बेटा? वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहलाएगा। आया समझ में? तो सोडियम आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया और क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस कम हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। और क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा, इसलिए वो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो बस ये मैं आपको समझा रहा था, चाह रहा था कि चार्ज्ड पार्टिकल होता कैसा है और ये चार्ज जो है ये बनता कैसे है। तो चार्ज आपका कैसा बनता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या इलेक्ट्रॉन के गेन करने से आपके ये चार्ज्ड पार्टिकल्स बनते हैं। तो चार्जेस है क्या? दो टाइप के चार्जेस होते हैं हमारे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और ये चार्ज है क्या? एक तरीके की फिजिकल एंटिटी है जो हमको बताएगी कि एक्सेस, कि किसी एटम के पास या किसी सब्सटेंस के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, Na इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो डेफिशिएंसी हो रही है उसको अब इलेक्ट्रॉन की, तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने हेडिंग जरूर दी है, लेकिन अभी आपको मैं बेसिक आइडिया चार्ज का बता रहा था कि चार्ज किसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो चार्ज, ये याद रखना, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। और ये जो चार्ज की यूनिट है बेटा, ये चार्ज की जो एसआई यूनिट है, अच्छा, एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। अगर आप डिस्टेंस को मेजर करोगे तो डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। वैसे अगर हमको चार्ज को मेजर करना है तो उसकी एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम, COULOMB। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है नाइन्थ क्लास में। अगर याद नहीं भी होगा तो अब याद रखो कि जो चार्ज की यूनिट होती है बेटा वो कूलम होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। अच्छा, चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय
क्यू बेटा, स्मॉल क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चार्ज को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपको चार्ज क्यू का अगर आपसे फॉर्मूला पूछूं तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। नाउ व्हाट इज एन एंड व्हाट इज ई? तो बेटा ये जो आपका एन है, ये जो आपका एन है ना, दिस एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और व्हाट इज ई? ई है आपका चार्ज, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का फॉर्मूला है बेटा Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, और जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है आपका? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। माइनस की साइन लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल रहा हूं, और अगर मैं आपसे पूछा रहता कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो आप चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताते प्लस 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। अब ध्यान से सुनना, ये जो मैं चार्ज के बारे में आपको बता रहा हूं ना, पूरा चैप्टर इस चार्ज पे ही डिपेंड करेगा। अगर आपको चार्ज आ गया समझ में, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट की आपकी जो थ्योरी है वो आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको चार्ज ध्यान से समझो, जो भी चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, अब जब हम चार्ज की बात करेंगे तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे बेटा, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, या बोलना चाहिए ग्रुप ऑफ चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ चार्जेस होते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ चार्जेस, देखो वर्ड सुनो, बस वर्ड सुनो, वर्ड पे ध्यान दो। ग्रुप ऑफ चार्जेस को हम, ग्रुप ऑफ चार्जेस को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ चार्जेस को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। ये वर्ड आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब याद रखना, इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ चार्ज। ठीक है, डेट इज वाई इसका फॉर्मूला बना है n इंटू ई। जब हम चार्ज निकालते हैं ना, तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का नहीं निकालते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला, लेकिन फिलहाल अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं करता, कई सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो करते हैं। डेट इज वाई ये फॉर्मूला n इंटू ई है बेटा। व्हाट इज n? n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, और अगर उन इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अगर आप चार्ज को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकल जाएगा, यानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ आपको। हम पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़े हैं चार्जेस बेटा। ठीक है, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है उसको कूलम बोला जाता है, और इसको हम क्यू, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। और चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, वेयर n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? इट इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, तो आप बताना कि जब ग्रुप ऑफ चार्जेस मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, या टोटल चार्जेस भी बोल सकते हो आप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो बुक पे आ जाते हैं। पहले मैं आपको बुक से कुछ और चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया था। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पर दिया है कि हमको डे टू डे लाइफ में लगभग हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का काम पड़ता है, चाहे फैन ऑन करना हो, लाइट चालू करना हो, कंप्यूटर ऑन करना हो, मोबाइल चलाना हो। ठीक है, अगर अब देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट हमारे लाइफ के हर एक डिवाइस के लिए अब हमको इलेक्ट्रिक करंट का यूज पड़ता है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जस्ट मैंने अभी आपको बताया
कि दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये एग्जांपल आपने एक जूनियर क्लास 8th में आपने एक एग्जांपल पढ़ा था कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से अगर आप रब कर दोगे तो जो ग्लास रॉड रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो सिल्क क्लॉथ हो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। इसका एक और एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कि स्केल को अगर आप अपने हेयर में रब करोगे तो स्मॉल पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है, अगेन बिकॉज क्योंकि उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगेन ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा बेटा, अगर मैं दो सिमिलर चार्जेस को एक साथ रख दूं, अगर ये एक मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा मेरा पॉजिटिव चार्जेस है, और दो पॉजिटिव चार्जेस को अगर हम आजू बाजू रख देंगे तो टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब धक्का देंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये याद रखना। अगर मैं दो लाइक चार्जेस रखूंगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। और अगर हम अनलाइक चार्जेस रखेंगे, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस हम आजू बाजू रखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, है ना। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा भी बोल सकते हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, कूलम होता है, ये मैंने बताया। जिसको, अच्छा, कूलम को हम बेटा सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखना कि कूलम को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात मैं आपको बताते चलूं, ये एस चंद की बुक है बेटा जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आप नोट्स बिल्कुल इस बुक से भी बना सकते हो। ये जो बुक के बोल्ड बोल्ड पॉइंट्स हैं, ये जो बुक के जितने भी ये बोल्ड पॉइंट्स हैं, इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। जितने भी इसमें बोल्ड पॉइंट्स होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट दिए हुए होते हैं, तो आप इसको बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन साथ ही साथ में वीडियो को पुश करके करते रहो, मेरा ये आपको सजेशन है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में या एक प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन में वही माइनस साइन लगा दो, उतना चार्ज होता है। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है और काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो क्या दिया है बेटा आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, प्लीज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस। Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charges। आपको क्या निकालना है इस पे ध्यान देते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया है इस पे भी ध्यान देंगे। चलो आप पहले मुझे ये बता दो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा आपको निकालना क्या है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n निकालना है, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब क्यू दिया है, क्यू आपको दिया है कि 1 कूलम है करके, ये आपको दिया हुआ है, और एन आपको निकालना है। चलो बिल्कुल निकाल लेंगे, एकदम झट से निकल जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है भाई, और अगर फॉर्मूला याद है तो क्यों डरना क्वेश्चन से। चलो जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। हमको मालूम है, वी नो डेट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है बेटा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई, राइट, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। अब देखो Q दिया है, रख दो Q की जगह 1 कूलम, ठीक है, Q दिया है 1, N आपको निकालने बोला था, ठीक है निकाल लेंगे हम। और E आपको बेटा मालूम है, E आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि जो E की वैल्यू होती है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, करेक्ट है। तो E की भी वैल्यू मालूम है, तो यहां से हमारा N निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताओ, डिवाइड करो, इसको इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 मस्ट बी इक्वल टू n। तो n कितना हो जाएगा बताओ, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/1.6 इंटू 10⁻19 को ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, 1/1.6 को डिवाइड करो, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 1.6 से, आप रफ में करके देख लेना, तो मैं अभी फिलहाल आपको बता देता हूं, ये आएगा n इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम, 19 नंबर्स।
क्योंकि n नंबर्स में निकलेगा तो नॉस। हाँ, इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे वे में बताना चाहूँ तो देखो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ये अगर मैं मुझे ये डेसिमल हटाना है तो यहाँ 3 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 625 इंटू 10 टू द पावर, अगर मैं 3 माइनस करूं तो ये हो जाएगा 16 नंबर्स नॉस। तो देखो बेटा, सिर्फ एक कूलम चार्ज में ध्यान देने वाली और समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि एक कूलम चार्जेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कूलम चार्जेस में बेटा 625 इंटू 10 टू द पावर 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तुम लिख भी नहीं पाओगे, अगर कॉपी में लिखते बैठोगे तो जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। तो सिर्फ एक कूलम चार्जेस में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां से हमको क्या पता चला कि जो कूलम है वो बड़ी यूनिट है चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। आया समझ में? सिर्फ एक कूलम चार्ज में 625 इंटू 10 टू द पावर 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम होता है। तो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन कब बनेगा? जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ ला दोगे, तब जाके आपका 1 कूलम का चार्ज बनेगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हम इसका आंसर भी चेक करते हैं। हमारा है 625। चलो देखो क्या है इसका आंसर, जरा चेक करते हैं। तो यह है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। हमारा है तो 625 इंटू 10 टू द पावर 16। एक ही बात है, चाहे ऐसा लिखो चाहे वैसा लिखो। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लस मैं आपको यहाँ पर बताते चलूं, ये वाली जो यहाँ पर स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमने अभी आंसर निकाला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बेटा 1 मार्क का एमसीक्यू इसके ऊपर से आपको पूछ सकता है। 1 मार्क का आपको एमसीक्यू इसके ऊपर से पूछ सकता है। वो बोलेगा कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो बताओ उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो ए बी सी डी करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा और अलग अलग दे देगा। जैसे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, उसके बाद दे देगा 625 इंटू 10 टू द पावर 18, इस टाइप का, नन ऑफ दिस, इस टाइप का आपको दे देगा। तो आपको याद रखना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रख के जानी है। अगर आपको ये याद रहेगा तभी आप टिक कर पाओगे कि हाँ इट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। एक कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैल्यू आप लोग रट लेना। ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन बन के आपका आ सकता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब आते हैं बेटा हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स? कंडक्टर्स किसको बोलेंगे और इंसुलेटर्स किसको बोलेंगे? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उसको हम इंसुलेटर्स बोलेंगे। राइट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे यानी इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देंगे उसको हम कंडक्टर्स बोलेंगे, और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देंगे उसको हम बेटा क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स बोलेंगे। उसके एकदम कॉमन कॉमन से एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आपको कंडक्टर्स के एग्जांपल देने बोलूं तो मैक्सिमम आप सारे के सारे मेटल्स ही मुझे बताओगे, राइट? क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? जैसे कि क्या क्या हो गया बेटा? जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो इंसुलेटर्स का एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? प्लास्टिक ले सकते हो, वुडन बॉक्स ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंसुलेटर्स के हो गए, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यही हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर आप वायर को देखोगे तो वायर के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है, क्यों? ताकि हमको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, तो क्यों अपन ये प्लास्टिक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ये इंसुलेटर्स है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो कॉपर है दिस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सेम वैसे बेटा अपन ये जो प्लग यूज करते हैं, ये प्लास्टिक उसमें ऊपर बना रहता है, यहाँ मेटल्स लगा रहता है। ये प्लास्टिक क्यों रहता है? ताकि हमको करंट ना लगे,
बिकॉज इट इज अ इंसुलेटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंडक्टर इंसुलेटर बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक है, ये आपको आ गया होगा समझ में। ठीक, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। कभी भी याद रखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट में या किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में या किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो याद रख लेना करंट कब फ्लो होता है, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। करंट कब फ्लो होता है बेटा, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मेटल में, ठीक है, किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगी, जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो याद रख लेना उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं हो पाएगी। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी, कोई पूछे आपसे कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, तो आप ये आंसर दे सकते हो कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए फ्लो होती है क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होता है। और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं होती बेटा, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कोई अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ये पूछ दे कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है किसी भी चीज में, तो आप बोलना, उनको बता देना कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए फ्लो होता है क्योंकि उस सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर उस सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मेन कारण हमको पता चल गया, क्यों होगा बेटा, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोडियम का एग्जांपल दिया था, सोडियम के पास भी ऊपर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो ट्रांसफर करता है, राइट। तो जितने भी मेटल्स हैं आपके, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, हर एक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से उन मेटल्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक, तो होपफुली आपको यहां तक अभी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, ये टू पार्ट में डिवाइडेड है। टू पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट, एक है, या आप बोल सकते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलरली टू पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, स्टैटिक का मतलब, कभी भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज होता है स्टैटिक, तो फिजिक्स के टर्म्स में स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। और करंट का मतलब होता है जो चीज मूव करे, मूव कर रही है तो वो करंट कहलाएगी, मूव करना चाहिए, करंट मूव करता है, ठीक है, तो वो मूव करेगी, और ये स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। तो याद रखना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का वो पार्ट है जिसमें चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह फ्लो नहीं होते। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का वो पार्ट है जिसमें चार्जेस को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो नहीं होना पड़ता। और ये वाला जो पार्ट है आप क्लास 11th या 12th में आप पढ़ोगे, फिजिक्स, फिजिक्स में है ना, हायर क्लासेस में आप पढ़ने वाले हो। फिलहाल 10th में हमको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना है, 10th में हमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी कब होती है बेटा, जब आपका चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता है। जब आपका चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करे तो उस समय उस इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आया समझ में, और यही करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब बिल्कुल इंट्रोडक्शन हो रहा है आपको सारी नए नए टर्म्स का। अभी मैंने आपको चार्जेस समझा दिया क्या होता है, कंडक्टर्स बता दिया क्या होता है, इंसुलेटर्स बता दिया क्या होता है। अब बिल्कुल एक नया टर्म आपके सामने है यहाँ पर,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको ये दोनों एक साथ समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो चलो भाई इसको हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बेटा देखो, अगर मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊं ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आप किसी को भी बोल सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त बोले कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तू मेरे को बता, तो आप उनको बता देना कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय द चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय द चार्जेस। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज वर्क डन बाय द चार्जेस। अब इसको भी मैं आपको समझाता हूं, मैं एक सर्किट के मीडियम से इसको आपको समझाता हूं। देखो, अगर ये मेरा एक सर्किट है बेटा, सर्किट का मतलब समझते हो? सर्किट का मतलब ये होता है कि एक वायर लिया है हमने, उसमें हमने बैटरी लगा दिया है और यहाँ पर कुछ बल्ब बल्ब डिवाइस लगा दिया है, इसको हमने सर्किट बोलते हैं। आप होपफुली आपने अपने स्कूल वगैरह में बेसिक सर्किट पढ़ा होगा। मैं अभी उसको भी पढ़ाऊंगा आपको आगे। अभी बिल्कुल सिंपल वे में जा रहा हूँ। एक सर्किट बना दिया मैंने, वायर लगा है, बैटरी लगी है और बल्ब लगा हुआ है, तो एक सिंपल सा सर्किट हो गया बेटा। जब अच्छा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय द चार्जेस। वर्क डन बाय द चार्जेस का मतलब, पहले मैं आपको वर्क डन का भी मीनिंग समझा देता हूँ। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि वर्क डन क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और देखो, कभी भी वर्क डन होता कैसे है बेटा? जब एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करे। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां मेरा कुछ सामान रखा हुआ है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में फोर्स एफ लगा के डिस्प्लेसमेंट एस कर दूं, तो हम बोलेंगे कि हमारा वर्क डन हो गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स एफ लगा के ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव कर दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं हाँ भाई मेरा वर्क डन, मेरा काम जो है वो हो गया, राइट। अब सेम चीज को यहां अप्लाई करके देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं क्या बोल रहा हूं? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द वर्क डन बाय द चार्जेस। जो काम चार्जेस करेंगे उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब चार्जेस कैसा काम करते हैं बेटा? वर्क डन कब होता है? जब कोई चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करे विथ सम फोर्स। अब देखो यहां पर, यहां हमने बैटरी लगाया हुआ है। तो ये बैटरी क्या करेगी? ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस को जो है, बैटरी जो है वो चार्जेस को फोर्स प्रोवाइड करेगी। बैटरी क्या करेगी? चार्जेस को फोर्स प्रोवाइड करेगी। अब जैसे ही बैटरी चार्जेस को फोर्स प्रोवाइड करेगी बेटा, आपके चार्जेस जो है वो सर्किट में एक पॉइंट से देखो दूसरे पॉइंट मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से देखो। आप जैसे ही ये बैटरी फोर्स लगाएंगे चार्जेस को, तो ये जो चार्जेस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव होना स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो तुम क्या ये बोल सकते हो कि हाँ भाई वर्क डन हो रहा है? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हम बोल सकते हैं कि चार्जेस वर्क डन कर रहे हैं। और इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आया समझ में? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इट इज नथिंग बट बेटा वर्क डन विथ रिस्पेक्ट, वर्क डन बाय द चार्ज। ठीक है, एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना वर्क डन कर रहा है। फिर से सुनो, बोल रहा हूं, एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना वर्क डन कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा V से डिनोट किया जाता है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय द चार्जेस। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्जेस, वर्क डन बाय द चार्जेस यानी अपॉन चार्जेस को हम Q से डिनोट करते हैं।
तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, बिल्कुल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन बाय द चार्जेस। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में कितना कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो डेट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको V से डिनोट करते हैं, और ये होता है W अपॉन क्यू। अब तुम मुझे जल्दी से ये बता दो कि ये जो वर्क डन है इसका यूनिट क्या होता है। तो आप मुझे बोलोगे कि सर वर्क डन का जो यूनिट है वो जूल होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। और Q का यूनिट क्या होता है बेटा, तो Q का यूनिट जस्ट अभी हमने पढ़ा है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो तुम बताओ मुझे, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी आपकी जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी आपकी, जूल पर कूलम। ठीक है, और इसी को हम वोल्ट भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट। ठीक है, अब ये याद रखना बेटा, जो ऐसा यूनिट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसको आप जूल पर कूलम बोलो या आप उसको वोल्ट बोलो, एक ही बात है। अब ये वोल्ट क्यों रखा गया, ये वोल्ट बेटा साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया, जो साइंटिस्ट ने पहली बार इनके बारे में बताया था, तो उनके ऑनर में हम अक्सर, ऐसा ही होता है कि फिजिक्स में साइंटिस्ट के ऑनर पे उनका यूनिट रखा जाता है। जैसे फोर्स का यूनिट हम न्यूटन रखते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूटन ने पहली बार भाई उसको बताया था, तो अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट देना थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमेशा जितने भी आपको टर्म्स दिखेंगे, तो जितने भी टर्म्स हैं वो जनरली उनके जो ऐसा यूनिट होते हैं वो साइंटिस्ट के नेम के ही बेसिस पे रखा जाता है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट आप जूल पर कूलम भी बोल सकते हो, और मोस्ट कॉमनली हम इसको वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन वोल्ट को भी हम V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। ठीक, तो होपफुली आप लोग को अभी ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, इसी से मिलता जुलता एक टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ना बेटा इसमें ना कोई ज्यादा फर्क नहीं है ये भी सेम। इसको भी मैं बोल दूंगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज वर्क डन बाय द चार्ज ओनली। लेकिन अब होता क्या है ना, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो देखो साफ साफ समझ में आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस हम कितने ऑब्जेक्ट के बीच में निकालते हैं बेटा, तो याद रखना कभी भी आप जो डिफरेंस है वो हमेशा किसी भी टू ऑब्जेक्ट के बीच में निकालते हो। अगर मैं आपको बोलूंगा 1 2 3 4 5 का डिफरेंस निकाल दो, तो तुम बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो सर, 4 नंबर का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे कि भाई 2 नंबर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा 2 का डिफरेंस निकालो, तो आप फट से बता दोगे 2 - 4 सर -2 आएगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा 5 और 6 के बीच में डिफरेंस निकालो, तो तुम बोलोगे 1 आएगा। अब मैं बोलूंगा 5 6 7 का डिफरेंस निकाल दो, तो तुम बोलो अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, 3 नंबर का डिफरेंस कौन कौन निकाल सकता है, कोई निकाल सकता है भला। तो जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो हमेशा हम 2 नंबर की बात कर रहे होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है वो, लेकिन 2 पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, देखो यहां मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। मान के चलो ये बल्ब लगा है हमारा, सपोज ये पॉइंट है मेरा बेटा P, और ये पॉइंट है मेरा Q। अब चार्जेस को P पॉइंट से Q पॉइंट में जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, या मैं सीधा सीधा ये बोलूं, P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, Q पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, और दोनों को माइनस कर दो। P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, Q पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, और दोनों को माइनस कर लो, तो तुमको पता चल जाएगा कि P पॉइंट से Q पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, और उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसमें कोई नया नया तरीका नहीं है, सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, डिवाइस भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा यूज होता है,
फिलहाल ये देखो, अभी पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, वर्क डन बाय द चार्जेस। चार्जेस को P पॉइंट से Q पॉइंट में जाने में कितना काम करना पड़ा। अगर मैं डायरेक्ट ये निकालूं कि चार्जेस को P पॉइंट से Q पॉइंट में जाने में कितना काम करना पड़ा, तो मेरा ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से ही डिनोट करते हैं, फॉर्मूला भी सेम है, वर्क डन बाय द चार्ज। ऐसा यूनिट भी सेम है, ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वोल्ट या जूल पर कूलम, जो भी बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो मैं आज का लेक्चर यहां एंड करता हूं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की हमको हेल्प लगती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है और उन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते वक्त हमको किन चीजों का ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी चीज, बोर्ड एग्जाम में इन टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन जो जो चीजें मैं आपको यहाँ पॉइंट लिख पा रहा हूँ और मैंने जो बुक से भी आपको बोला उसको नोट डाउन करते जाओ, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आपको चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।